नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप मेडिकल एकेडमी में। मेरा नाम दीपक कुमार और हमारी क्लासेस के अंदर रेडियोग्राफी की कंटिन्यू हुई है। तो रेडियोग्राफी की क्लासें कंटिन्यू चल रही है। फिलहाल आज हमारी क्लास होने वाली है जो वाइडली यूजेबल एक्सरे हैं, जिसका नाम है चेस्ट पीए रेडियोग्राफी। चेस्ट पीए रेडियोग्राफी अगर बात की जाए होल ओवर रेडियोग्राफी के अंदर तो वाइडली यूजेबल रेडियोग्राफी है, जिसका यूज जनरली सबसे ज़्यादा किया जाता है। चेस्ट रेडियोग्राफी वाइडली यूजेबल इसलिए है क्योंकि पेशेंट्स के अंदर अगर अपन देखें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो वो होती है ब्रीथिंग से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, चेस्ट पेन से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा फीवर, फ्लू वगैरह इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा दिक्कतें पेशेंट के अंदर रूटीन के अंदर देखी जाती है। तो रूटीन चेकअप के पर्पज से मान लीजिए, चेस्ट पेन के हिसाब से मान लीजिए, या फिर भी कोई अदर सिम्टम्स जैसे टीबी वगैरह के सिम्टम्स है, या हार्ट फेल्यूर की कंडीशंस है, हार्ट अटैक वाली कंडीशंस हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर वाइडली यूजेबल हमारा रेडियोग्राफी रहेगी चेस्ट की। अब चेस्ट के अंदर भी हम जनरली जो रेडियोग्राफी डन करते हैं मोस्टली और सबसे सिंपली, तो वो है हमारी चेस्ट पीए रेडियोग्राफी। अब चेस्ट पीए रेडियोग्राफी किस प्रकार से होती है, क्या क्या उसके इंडिकेशंस है, क्या उसकी एनाटोमी रहेगी, किस प्रकार से पेशेंट की पोजीशन रहेगी, और तब जाकर एक आपको प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, डॉक्टर्स को प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए एक चेस्ट पीए रेडियोग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो पेशेंट की पोजीशन एक्सरे कैसेट के ऊपर किस प्रकार से रहनी चाहिए, पेशेंट का मिड प्लेन कैसेट के ऊपर किस प्रकार से रहनी चाहिए, ताकि कोई भी एनाटोमी एक्सरे इमेजिंग में कटे नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका चेस्ट का पीए का जो रेडियोग्राफ है, इस चेस्ट के पीए के रेडियोग्राफ में हम जानेंगे कि किस प्रकार से पेशेंट की हम रेडियोग्राफी करेंगे। और साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो चेस्ट पीए रेडियोग्राफ है उसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं अपन रोंजन व्यू। क्या बोलते हैं? रोंजन व्यू। अब रोंजन का नाम आपने सुना ही होगा कि रोंजन कौन थे, जैसे WC रोंजन, जिन्होंने एक्सरेस की खोज की थी 8 नवंबर 1895 को। ठीक है, तो उन्होंने जो फर्स्ट एक्सरे किया था वो तो एक एक्सीडेंटल एक्सरे हुआ था, जो था उनकी वाइफ के फिंगर का जो भी था, ठीक है, जिसके अंदर रिंग्स हो रही थी। लेकिन उन्होंने डायग्नोसिस पर्पस के लिए अगर सबसे पहला जो रेडियोग्राफ किया था तो उसका नाम था चेस्ट पीए रेडियोग्राफ। ठीक है, तो चेस्ट पीए रेडियोग्राफ को हम रोंजन व्यू के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम चेस्ट पीए रेडियोग्राफी, जिसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं। स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास रही है उस प्रीवियस क्लास के अंदर एक सारा प्रारूप समझा दिया था कि कोई भी रेडियोग्राफी हो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है। ठीक है, तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए उन्हीं स्टेप्स की तरह ही हम चलेंगे धीरे धीरे आगे और पढ़ेंगे कि चेस्ट पी रेडियोग्राफी किस प्रकार से होगी। उसके अंदर हमने स्टेप्स के अंदर पहली जो स्टेप रखी थी वो थी हमारी डेफिनेशन की या इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन में आपको शुरुआत से अपन स्टार्टिंग से चलते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है पीए की। सबसे पहले आपको चेस्ट पीए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको चेस्ट पीए का फुल फॉर्म ही पता नहीं होता, तो वो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्शन का नाम है, यानी कि व्यू का नाम है चेस्ट पीए। अब प्रोजेक्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर जो रेडियोलॉजिकल आपकी पोजिशनिंग टर्मिनोलॉजी रही है उसके अंदर मैंने आपको प्रोजेक्शंस समझा दिए। तो अगर आपको किसी को भी प्रोजेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पहले वो वीडियो क्लियर करें। ठीक है, तो प्रोजेक्शन से जो रिलेटेड वीडियो होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, चेस्ट पीए, सबसे पहले आप मतलब समझिए चेस्ट पीए। चेस्ट पीए का मतलब क्या हो गया? पोस्टीरियो एंटीरियर, यानी कि जो एक्सरे बीम होगी वो पेशेंट के सबसे पहले कहां पर जाएगी? पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर। ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट कौन सा हो गया? पीछे का जो एस्पेक्ट है, पीछे का जो दृश्य है या पीछे की जो सरफेसेस है, इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर। जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा होगा कि पेशेंट जो खड़ा हुआ है चेस्ट स्टैंड पर, ठीक है, तो वो किस पोजीशन में खड़ा हुआ है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो पेशेंट के एक्सरे बीम कहां से जाएगी? पोस्टीरियर साइड से, यहां से एक्सरे बीम जाएगी और एग्जिट कहां से होगी? एंटीरियरली एग्जिट होने वाली है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए और साथ में आप इसका जो स्पेसिफिक नाम है, क्योंकि स्पेसिफिक नाम से भी काफी बार पूछा गया है, तो आप साथ के साथ स्पेसिफिक जो इसका नाम है वो भी लिख लीजिए। ठीक है, जो रहने वाला है हमारा रोंजन व्यू।
ठीक है, रोंजन व्यू, आप इसको भी नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन, इट इज ए रेडियोग्राफिक टेक्निक वेयर द पेशेंट स्टैंड्स फेसिंग द एक्सरे डिटेक्टर। ठीक है, ये देखिए इसमें पेशेंट किस प्रकार से खड़ा होता है, फेसिंग द एक्सरे डिटेक्टर। एक्सरे डिटेक्टर का मतलब यहां पर होगा एक्सरे कैसेट, जिसे हम इमेज रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, इमेज रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो पेशेंट खड़ा होगा वो इमेज रिसेप्टर की साइड फेस करता हुआ खड़ा होगा। एंड एक्सरे बीम पासेस थ्रू द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट से पास होगी फ्रॉम पोस्टीरियर यानी कि बैक टू एंटीरियर यानी कि फ्रंट साइड। इस प्रकार से पेशेंट की पोजीशन रहेगी, एक्सरे बीम पोस्टीरियरली एंटर करेगी एंड एंटीरियरली एग्जिट होगी। ये हो गई इमेज रिसेप्टर यानी कि एक्सरे कैसेट। एक्सरे कैसेट की साइड क्या है पेशेंट का, फेस। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या रहेगा आपका चेस्ट पीए रेडियोग्राफी की पोजीशन रहेगी और आपको यहां पर मिलेगा ये वाला चेस्ट पीए का रेडियोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एनाटोमी, एनाटोमी मैंने आपको चेस्ट से रिलेटेड जो एनाटोमी थी उसका मैंने अलग ही एक वीडियो बना दिया है, जिसके अंदर आपको क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना, क्योंकि सारी चेस्ट रेडियोग्राफी में सेम एनाटोमी रहने वाली है, थोरेसिक रीजन की, चेस्ट रीजन की। तो आप उस वीडियो को पहले क्लियर कर ले या उस वीडियो से आप एनाटोमी याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो पूरा पैटर्न है, इस पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं आरपीएमसी जो रिटन एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एग्जाम बेस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं और जो एग्जाम बेस के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज होने वाली है उसी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो जो एनाटोमी होगी वो एनाटोमी आपको प्रीवियस वीडियो से देखनी है और प्रीवियस वीडियो से आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो वो सफिशियंट मटेरियल के साथ आपको मैंने जो चेस्ट से रिलेटेड एनाटोमी थी वो प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो एनाटोमी क्या रहेगी, सेम एज प्रीवियस। आप यहां लिख सकते हो सेम एज प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी वही है। ठीक है, लेकिन आपको रिटन एग्जाम में ये नहीं लिखना कि सेम एज प्रीवियस। ठीक है, सेम एज प्रीवियस जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी किसके साथ, रिलेटेड डायग्राम, जो रिलेटेड डायग्राम मैंने आपको बनवाया था उसके अंदर, उसके साथ आप क्या करोगे, उस एनाटोमी को ऐड कर दोगे। अब एनाटोमी ऐड हो गई, एनाटोमी ऐड होने के बाद में यहां पर देखते हैं अपन इंडिकेशंस, यानी कि जो चेस्ट पीए कब प्रीफर किया जाता है या किन किन कंडीशंस में प्रीफर किया जाएगा, या पेशेंट के अंदर ऐसे कौन कौन से इंडिकेशंस देखे जा रहे हैं, तब जाकर जब अपन चेस्ट पीए का रेडियोग्राफ करेंगे। ठीक है, तो इंडिकेशंस देखिए यानी कि लक्षण, पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं तब जाकर चेस्ट पीए करवाया जाता है। ठीक है, और अपन जो नेक्स्ट रेडियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तब जाकर अपन चेस्ट एपी करवाएंगे, चेस्ट लेटरल करवाएंगे, चेस्ट डेक्यूबिटस करवाएंगे। जो भी रेडियोग्राफी थी उन सभी रेडियोग्राफी के लिए अपन अलग अलग जो स्पेसिफिक उनके इंडिकेशंस है उनके साथ अपन क्या करेंगे, व्यूज को करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हो गया कफ। ठीक है, पेशेंट को कफ आ रहा है, फीवर, बुखार हो गया है, जुकाम हो गया है। ठीक है, तो लेकिन ये कंडीशंस ये नहीं कि आज ही जुकाम बुखार हुई है और तुम आज ही चेस्ट एक्सरे करवा लियो। ठीक है, इस प्रकार से नहीं रहेगा। पहले तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, इनसे रिलेटेड एंटीबायोटिक या एंटीवायरल जो आपका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट चलवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको ट्रीटमेंट देते हैं, ये नहीं कि जाते ही आपका चेस्ट एक्सरे करवा दे, नहीं, सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उस ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के बाद में, जैसे मान लीजिए 10 से 12 दिन का आपको ट्रीटमेंट दिया है, 10 से 12 दिन के ट्रीटमेंट के बाद भी आपको कफ, फीवर, कोल्ड जैसी शिकायत आ रही है, देन क्या किया जाएगा, देन आपको डॉक्टर प्रीफर करेगा चेस्ट पीए रेडियोग्राफ। क्या करेगा, चेस्ट पीए रेडियोग्राफ प्रीफर करने वाला है। ठीक है, तो इन कंडीशन के अंदर कफ, फीवर, कोल्ड, ठीक है, लेकिन कब आपसे मान लीजिए वाइवा के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कफ, फीवर, कोल्ड कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद में पेशेंट का चेस्ट पीए रेडियोग्राफ लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद टीबी वाली अगर किसी पेशेंट को शिकायत है या फॉलोअप केस के अंदर टीबी का सिम्टम्स या टीबी का डायग्नोसिस उसके चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, तो फॉलोअप चेकअप के लिए क्या किया जाता है, टीबी के फॉलोअप चेकअप के लिए आपका पीए रेडियोग्राफ करवाया जाएगा। डिस्पीनिया जिसको अपन बोलते हैं ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो रहा है उसके अंदर भी आपको काफी हद तक इसके अंदर समझा रखा है, काफी बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्पीनिया क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट, कोई आदमी ज्यादा एक्सरसाइज कर ले, ठीक है, एक्सरसाइज करने पर
डेली उसके साथ यही हो रहा है कि उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती है, नॉर्मल एक्सरसाइज करने पर भी उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन करवाते हैं। दूसरी चीज ऑर्थोपीनिया। ऑर्थोपीनिया मैंने लिखवाया था आपको। ऑर्थोपीनिया क्या होता है? पेशेंट को जब वो सोता है नाइट में, तो नाइट के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है या लेटने पर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी आती है, देन उसको बोलते हैं अपन ऑर्थोपीनिया। इसके अलावा रेस्ट पीनिया भी मैंने लिखवाया था। रेस्ट पीनिया के बारे में बताया था कि पेशेंट बैठा हुआ है और बैठे बैठे उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, देन अपन उसको प्रिफर करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन चेस्ट पेन के अंदर। ठीक है, अब पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन होते हैं जैसे मान लीजिए माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है, इस प्रकार से माइल्ड अगर चेस्ट पेन है तो सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है कि चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है, उसको एक बार कम किया जा सके। ठीक है, उस कंडीशन में अपन चेस्ट पेन के अंदर रेडियोग्राफी ऐसे जनरली परफॉर्म नहीं करवाते। लेकिन मान लीजिए मॉडरेट कंडीशन में पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, 2-5 दिन से चेस्ट पेन हो रहा है, या सीवियर कंडीशन में उसको आज ही काफी ज्यादा चेस्ट पेन हो गया, ठीक है, और आज ही अगर काफी ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, उसको काफी दिक्कत आ रही है, देन अपन उसको तुरंत, या डॉक्टर जो होगा वो उसको तुरंत क्या कर देगा, चेस्ट पीए रेडियोग्राफ प्रीफर कर देगा, चेस्ट पीए रेडियोग्राफ प्रीफर कर देगा। कार्डियोमेगली की कंडीशन मतलब हार्ट साइज आपकी इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, हार्ट साइज इंक्रीज हो जाए, हार्ट साइज इंक्रीज हो जाए, देन भी क्या किया जाता है, आपको जो इंडिकेशंस होगा चेस्ट पीए का वो प्रीफर किया जाएगा, यानी चेस्ट रेडियोग्राफी प्रीफर की जाएगी। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एंड डिवाइसेस चेकअप, यानी कि जब मान लीजिए किसी भी पेशेंट के कोई भी अपने को कुछ डिवाइसेस रखने हैं, ठीक है, जैसे पेसमेकर वगैरह की अगर लोकेशन देखनी है, या पेसमेकर को प्लेसमेंट करना है, या बिफोर कोई ट्यूब प्लेसमेंट करनी है, या आफ्टर अपन ने ट्यूब प्लेसमेंट कर दी, देन अपन उनको एक प्रकार से एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए क्या किया जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम उसको चेस्ट पी रेडियोग्राफ प्रीफर करेंगे। इसके अलावा एक इंडिकेशन हो और इसका वो है आपका फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स के चेकअप के लिए, फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स के चेकअप के लिए, यानी मान लीजिए किसी चीज का इनहेलेशन हो गया, ठीक है, किसी चीज का इनहेलेशन हो गया, या फिर कोई चीज अगर चेस्ट के अंदर जाकर लग गई है, फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स मतलब आउटर एनवायरमेंटल से कोई चीज चेस्ट रीजन के अंदर चली गई है जो दिक्कत कोज कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए चेस्ट पीए रेडियोग्राफ प्रीफर किया जाएगा। प्लूरल इफ्यूजन मतलब फेफड़ों में पानी का बहाव, ठीक है, जो कहां पर होगा, आपकी जो आपकी वेंट्रल और जो पेराइटल जो लेयर है उनके बीच के अंदर अगर फ्लूइड का लेवल जमा हो गया तो तब अपन क्या करवाएंगे, वहां पर अपन चेस्ट पी रेडियोग्राफी करवाएंगे। न्यूमोनाइटिस्ट क्या होता है, न्यूमोनाइटिस्ट होता है जो आपके चेस्ट की, या अपन बोल सकते हैं लंग्स के जो टिश्यू है, लंग टिश्यू है, ठीक है, उन लंग टिश्यू के अंदर अगर मान लीजिए कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरिया या वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरस, देन क्या होता है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आती है, देन अपन क्या करवाएंगे, उसके लिए अपन चेस्ट का जो पी रेडियोग्राफी प्रीफर करेंगे। न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन क्या होती है, जो लंग सेल है, यहां पर अपन ने क्या देखिए लंग्स टिश्यू, यहां पर अपन बात करेंगे लंग सेल, जो कौन सी होती है आपकी एल्वियोलाइज, उन एल्वियोलाइज के अंदर मान लीजिए किसी भी प्रकार से कोई इंफेक्शन हो गया, ठीक है, इनके अंदर कोई भी इंफेक्शन हो गया, मान लीजिए वो बैक्टीरिया से रिलेटेड हो, जो कौन सा होता है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, निमोनिया, और दूसरा होता है मान लीजिए कोई भी जो इन्फेक्शन हुआ है वो वायरल भी हो सकता है, सेल के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है वो वायरल भी हो सकता है, जिसको अपन कोविड वगैरह के अंदर देखते हैं, कोविड-19 जो आया था, इस प्रकार से वायरस। इसमें क्या होता है, जो लंग्स सेल्स होती है जिनको अपन एल्वलाइज कहते हैं, उन एल्वलाइज के अंदर एक प्रकार से पस का कलेक्शन या इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन या वाटरी एक प्रकार से
कलेक्शन वहाँ पर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। उस कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आती है। तो जो कोविड टाइम पर हुआ था उसके अंदर क्या होता था, कोविड टाइम पर पेशेंट को निमोनिया सबसे पहले होता था। निमोनिया की वजह से जो एल्वेलाइज थी, जो लंग सेल्स थी, उन लंग सेल्स के अंदर क्या होता था, एक प्रकार से पस का कलेक्शन या वाटर का कलेक्शन सबसे ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती थी और देन डेथ। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाता था, उस कंडीशन में भी चेस्ट का अपन पीए रेडियोग्राफ लेते थे। उसके अलावा ट्रॉमेटिक डायग्नोस्टिक, मान लीजिए किसी पेशेंट को फ्रैक्चर वगैरह आ गए रिब्स के अंदर, तब भी अपन कर सकते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर वाली कंडीशन, कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर मतलब जो पेशेंट के वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स का कार्य क्या होता है, ब्लड को लंग्स और ब्लड को बॉडी तक पहुंचाने का काम। मान लीजिए अगर वो फेल हो गए हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, देन क्या होगा, आपके कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, दूसरा लंग कैंसर, लंग कैंसर के अंदर भी अपन ये जो आपका जनरली चेस्ट पीए हैं वो रेडियोग्राफ करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपका होता है सीओपीडी, जिसको अपन बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका मतलब ये होता है जो काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री वगैरह, माइंस वगैरह में काम करता है, ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा रहती है, जिसके कारण उसके लंग्स में ज़्यादा वो जमा होती है। जमा होने की वजह से पेशेंट को काफ़ी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज वगैरह आती है। तो इन सभी इंडिकेशंस अगर आपको देखे जाते हैं, तो इन सभी इंडिकेशंस की कंडीशन में अपन क्या करवाएंगे, चेस्ट पी रेडियोग्राफ करवाएंगे। ठीक है, तो इंडिकेशंस आपके क्लियर हुए। इंडिकेशंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इस प्रकार से कि किस कंडीशन में नहीं करेंगे। वो तो थे इंडिकेशंस कि इन कंडीशंस में अपन क्या करेंगे, पेशेंट का चेस्ट पी रेडियोग्राफ करेंगे। लेकिन एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब आपको जनरली तो सेकेंड ईयर में काम में आने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपके रेडियोग्राफी के अंदर अपन ने ऐड कर दिया है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा होगा। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको बताना है कि यदि कोई फीमेल पेशेंट है, ठीक है, और वो सस्पेक्टेड है कि वो प्रेग्नेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या प्रेगनेंसी है उसको, तो अपन क्या करेंगे, उसका रेडियोग्राफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर चेस्ट पी रेडियोग्राफी। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी क्या है, यहां पर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी कोई भी फीमेल पेशेंट के अंदर, तो वो है आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन पी रेडियोग्राफ के लिए। वहां पर अपन पी रेडियोग्राफ नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद में चलते अपन पेशेंट प्रिपरेशन के अंदर। पेशेंट प्रिपरेशन मैंने उसी के अंदर आपको क्लियर करवा दी थी, लेकिन इसके अंदर भी अपन पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो पेशेंट प्रिपरेशन क्या होगी, पेशेंट प्रिपरेशन में देख लीजिए, रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड अदर एसेसरीज। सारे के सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट हटवा देने हैं, और अदर एसेसरीज जैसे रिंग, नोज पिन्स, ठीक है, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, सेफ्टी पिन्स, क्लिप्स एटसेट्रा एटसेट्रा अपने को क्या करना है, पेशेंट से सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स रिमूव करवा देना। जनरली अगर देखा जाए तो जनरली तो अपन रखेंगे चेस्ट रीजन से, चेस्ट और नेक रीजन से क्या करते हैं, इस रीजन से अपन जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं। या अपन सीधा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट से अपन क्या करते हैं, ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स रिमूव करवाते हैं। ये नहीं कि पेशेंट का चेस्ट रेडियोग्राफ है, उसके मतलब अपन पैरों से मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हटवा रहे हैं, वो एक प्रकार से सही नहीं है। बट फिर भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को अपने को हटवाना है, जितने हो सके उतने हटवाना है, ताकि आर्टिफैक्ट्स आने के चांसेस बिल्कुल ना रहे। ठीक है, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स आएंगे तो वो पेशेंट को क्या होगा, दोबारा रेडियोग्राफ लेने की आवश्यकता हो सकती है उसके पेशेंट की। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हटवा देंगे एक ही बार में। दूसरा, आस्क टू पेशेंट वियर ए हॉस्पिटल गाउन, और पेशेंट को एक हॉस्पिटल गाउन दे देंगे जिसके अंदर कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं रहता। ठीक है, ताकि आर्टिफैक्ट आए नहीं, हॉस्पिटल गाउन दे देंगे। और रिमूव ऑल क्लॉथ्स एंड रिमूव क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को हटवाकर अपन क्या दे देंगे, उसको एक हॉस्पिटल गाउन दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इंस्ट्रक्टेड टू द पेशेंट दैट हाउ टू होल्ड ब्रीथ, और पेशेंट को बताएंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि किस प्रकार से जब आपको आवाज आए या आवाज हम दें, ठीक है, तो आपको किस प्रकार से इंस्पायरेशन फेज में, एक्सपायरेशन फेज में आपको ब्रीथिंग जो रोकनी है, ठीक है, तो किस कंडीशन में रोकनी है वो चीज बताएंगे। डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट, साथ ही पेशेंट को सारी प्रोसीजर भी समझा देंगे।
ठीक है, कि आपका जो रेडियोग्राफ है वो इस प्रकार से होने वाला है, आपको इस प्रकार से खड़ा होना है, आपको हमारी इस प्रकार से एक प्रकार से जैसे जैसे हम समझाते चल रहे हैं वैसे वैसे आपको समझना है, और हमारी एक प्रकार से हमें मोटिवेशन मिले, आप इस प्रकार का कार्य करें, आपको हिलना नहीं है, आपका अच्छे से डायग्नोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट को सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करते हुए चलनी है, ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आए जब आप रेडियोग्राफ करो, जब उसको सांस रुकवा हो। ठीक है, तो काफ़ी इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर फीमेल पेशेंट फॉलो 10 डे रूल। और जो भी फीमेल पेशेंट्स हैं उन फीमेल पेशेंट्स के लिए अपन क्या कर देंगे, 10 डे रूल फॉलो करवाएंगे, 10 डे रूल फॉलो करवाएंगे। ठीक है, 10 डे रूल ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, वाइवा प्रैक्टिकल में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 10 डे रूल के ऊपर भी एक न्यू वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी कि 10 डे रूल क्या होता है। तो फीमेल पेशेंट्स के लिए क्या करते हैं अपन, 10 डे रूल फॉलो करवाते हैं। 10 डे रूल का मतलब ये होता है कि जो फीमेल पेशेंट्स के अंदर जो पीरियड टाइम होता है, पीरियड टाइम या जो उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर भी, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर स्टार्टिंग के 10 डेज के अंदर, स्टार्टिंग के 10 डेज, 10 डेज जिनको बोला जाता है अपन एक प्रकार से बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज जो रहती है उनकी कितनी, मान लीजिए 4 से 5 दिन की है। ठीक है, 4 to 5 डेज की जो ब्लीडिंग फेज है, उसके अलावा ब्लीडिंग फेज के अलावा 10वें दिन तक, पहले से लेकर 10वें दिन तक, जिसको अपन बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। उस प्रोलिफरेटिव फेज के भीतर भीतर ही अपने को क्या करना है, चेस्ट का रेडियोग्राफ ले लेना है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज के भीतर भीतर ही क्या करना है, चेस्ट का रेडियोग्राफ अपने को ले लेना है, क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज के इससे पहले क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ही जो अनमेच्योर एग है, अनमेच्योर जो एग है वो ब्लीडिंग के साथ क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। तो यहां पर कोई भी साइड इफेक्ट जो नेक्स्ट जनरेशन है तो उसके अंदर देखा नहीं जाएगा, लेकिन 10 डेज के बाद में क्या होता है, 10 to 15 डेज, 15 डेज में क्या होता है, ओवुलेशन फेज होती है, ओवुलेशन फेज होती है। ओवुलेशन फेज में क्या होता है, यहां पर एग रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। तो एग रिलीज होने के चांस में क्या होता है, एग रिलीज होने की कंडीशन में तो वहां पर जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, कंसीव जो कंडीशन होती है फीमेल पेशेंट की, कंसीव या एक प्रकार से प्रेगनेंसी कंसीव की कंडीशन, वो सबसे हाई पीक लेवल पर होती है। मान लीजिए उस कंडीशन में आपने उसको एक्सपोज कर दिया और उसी कंडीशन के अंदर उसने कुछ मान लीजिए कंसीव कर लिया, ठीक है, उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, देन जो एग था वो था रेडिएटेड यानी कि एक्सपोजर एग। तो उसकी जो आगे एक प्रकार से डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट एक प्रकार से अनमेच्योर तरीके से हो सकता है, या उसके अंदर जो डिविजन्स हैं वो डिविजन्स क्या होंगे, एक प्रकार से डिस्टर्ब डिविजन्स होंगे। तो जो बेबी का डेवलपमेंट होगा बाद में वो अनमेच्योर तरीके से, या कुछ भी उसके अंदर एक प्रकार से इस प्रकार से इंडिकेशंस अलग अलग देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 10 डेज में ही क्या किया जाता है, फीमेल पेशेंट का रेडियोग्राफ किया जाता है। तो पेशेंट प्रिपरेशन में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो फीमेल पेशेंट्स है उन फीमेल पेशेंट के अंदर अपने को 10 डे रूल फॉलो करता हुआ चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेशेंट की पोजिशन किस प्रकार से रहेगी। ठीक है, तो पेशेंट की पोजिशन में देखते हैं, पेशेंट स्टैंड इरेक्ट पोजिशन एंड फेसिंग टुवर्ड द इमेज रिसेप्टर, और पेशेंट को इमेज रिसेप्टर की तरफ देखना है। ठीक है, प्लेस एन एप्रोप्रिएट साइज एक्सरे कैसेट, जो कितनी है आपकी 14x17 की। ठीक है, 14x17 की कैसेट अपन क्या करेंगे, लेंगे लेंथ वाइज ऑन चेस्ट स्टैंड, चेस्ट स्टैंड पर अपन लेंथ वाइज वो एक्सरे कैसेट लगा देंगे 14x17 की इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट द पेशेंट चेस्ट एंटीरियर एस्पेक्ट शुड बी टच टू द इमेज रिसेप्टर, और पेशेंट का जो अपन बात कर रहे हैं एंटीरियर एस्पेक्ट, तो पेशेंट का एंटीरियर एस्पेक्ट कैसेट के टच में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए द एमएसपी, एमएसपी मतलब पेशेंट का मिड सेजाइटल प्लेन, पेशेंट का जो मिड सेजाइटल प्लेन होगा, ठीक है, मिड सेजाइटल प्लेन मैंने आपको बताया था पहले कि वो प्लेन जो पेशेंट को इक्वली दो भागों में डिवाइड करें, यानी कि ये वाला जो प्लेन जा रहा है आपका, ये वाला प्लेन एक्सरे कैसेट के सेंटर पर होना चाहिए। ठीक है, the MSP mid saddle plane of the patient body should be over the central line, यानी कि इमेज रिसेप्टर एक्सरे कैसेट की सेंटर लाइन पर वो होना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पेशेंट चिन शुड बी रेज्ड टू द raised to keep cervical spine out of the lung field and chin should be raised on चिन रेस्ट। ठीक है, जो अक्सर चेस्ट स्टैंड आप देखोगे तो चेस्ट स्टैंड के ऊपर सबसे पहले पेशेंट को इस प्रकार से एपी पोजीशन में, सॉरी पीए पोजीशन में, इस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सरे कैसेट है तो इस एक्सरे कैसेट के ऊपर इस प्रकार से अपन क्या कर देंगे, उसको प्लेस कर देंगे, मिड सैडल प्लेन इसकी सेंटर रे पे करवा देंगे, साथ ही जो पेशेंट की चिन है उसको रेज्ड करवा देंगे ताकि अगर वो नीचे रहेगी तो कहीं पर चेस्ट वाले रीजन पर वो उसकी शेडो ना आए या सुपर इम्पोज वाली कंडीशन ना बने। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए पेशेंट की चिन को ऊपर करवा देंगे, ऊपर करवा देंगे तो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, इसलिए कैसेट के ऊपर अपन ने क्या बनवा दी है, चिन रेस्ट बनवा दिया है। तो पेशेंट क्या करेगा, अपनी चिन को उस जो चिन रेस्ट होगा उसके ऊपर इस प्रकार से टिका देगा, इस प्रकार से। ठीक है, चिन रेस्ट। इसके बाद में देखिए, बोथ शोल्डर शुड बी रोल्ड फॉरवर्डेड, दोनों शोल्डर जो दोनों कंधे हैं इनको आगे की साइड फॉरवर्डेड करना है इस प्रकार से। टू रिमूव स्केपुला लेटरली, ताकि जो स्केपुला है वो क्या हो जाए, लेटरली आ जाए, बाहर की साइड निकल जाए दोनों। ठीक है, मीडियली तो क्या होगा, अंदर की साइड आना, और लेटरली क्या होगा, बाहर की साइड, इस प्रकार से। पेशेंट को इस प्रकार से आपने करवाया है तो दोनों हाथ को कमर पर रखवाते हुए चिन रेस्ट पर रखी हुई है तो दोनों शोल्डर्स को आगे इस प्रकार से रोल्ड करवाओगी ताकि जो स्केपुला की शेडो है वो लंग फील्ड से आउट हो जाए। एंड शोल्डर डिप्रेस्ड डाउन, और शोल्डर्स इस प्रकार से डाउन रहेंगे, डिप्रेस्ड, ये नहीं कि ऊपर काटेंगे, नहीं, डाउन रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे। ठीक है, सो द क्लेविकल मूव आउट बिलो द एपाइसिस, और वो एपाइसिस से क्या हो जाएगी, थोड़ी नीचे हो जाएगी। ठीक है, जो क्लेविकल होगी वो लंग्स फील्ड के एपाइसिस पर ना आकर थोड़ा सा उससे नीचे हो जाएगी ताकि एपाइसिस वाला रीजन भी आपको क्लियर दिखाई दे। बोथ हैंड्स ऑफ द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन हिप, पेशेंट के दोनों हाथ कहाँ होने चाहिए, हिप के ऊपर, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, प्लेस्ड कर लिया इस प्रकार से। ठीक है, प्लेस्ड हिप, इलियाक क्रिस्ट, इलियाक क्रिस्ट पर जो पेशेंट की ये हिप बोन्स होती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो पेशेंट की ये हो गई आपकी इलियाक क्रिस्ट। ठीक है, जो ऊपर आप फील करते हो यहां पर ये होती है इलियाक क्रिस्ट। तो इलियाक क्रिस्ट पर आप क्या कर दोगे, प्लेस्ड बोथ हैंड, ठीक है, दोनों हाथों को प्लेस कर देंगे, एंड बोथ थंब टुवार्ड द इमेज रिसेप्टर, और दोनों ही जो अंगूठे हैं, देखिए इस प्रकार से करेंगे कि दोनों अंगूठे आगे एक्सरे जो कैसेट है उसकी साइड रहे। जैसे मान लीजिए पेशेंट को इस प्रकार से लगाया गया है तो जो एक्सरे कैसेट होगी वो एक्सरे कैसेट आगे की साइड है तो थंब भी इस प्रकार से पकड़ेंगे। ठीक है, थंब भी इस प्रकार से पकड़ेंगे कि जो थंब है वो किस साइड रहे, कैसेट की साइड रहे। एल्बो स्लाइटली फॉरवर्डेड, और एल्बो को फॉरवर्डेड होनी चाहिए, इस प्रकार से एल्बो को नहीं रखेंगे, थोड़ी फॉरवर्डेड कंडीशन में होनी चाहिए, इस प्रकार से। फॉरवर्ड है, देखिए दोनों के बीच में एंगल क्या है, डिक्रीज है। एक्सटेंस होती तो किस कंडीशन में होती, ऐसे, फॉरवर्डेड तो ऐसे। तो एल्बो फॉरवर्डेड, शोल्डर्स दोनों आगे की तरफ फॉरवर्ड। ठीक है, इस प्रकार से आपको करते हुए चलना है। पेशेंट बोथ फीट प्लेस्ड अपार्ट विद द वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द फीट, और जो दोनों पैर है वो इस प्रकार से होने चाहिए कि पेशेंट का जो होल वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। द अपर एंड ऑफ द एक्सरे कैसेट शुड बी 2 इंच। ठीक है, जो कैसेट का अपर एंड है वो अपर एंड क्या होना चाहिए, 2 इंच, यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम शोल्डर रीजन। जो पेशेंट का शोल्डर रीजन है इस शोल्डर रीजन से 2 इंच ऊपर अपन क्या रखेंगे, कैसेट का अपर एंड रखेंगे, ताकि जो अपर जो पार्ट है वो अपर पार्ट कैसेट के कॉर्नर पर टच ना हो। अगर अपन फिक्स रख देंगे, मान लीजिए अगर फिक्स रख दिया इस प्रकार से शोल्डर के बिल्कुल बराबर, तो जो शोल्डर का अपर एंड होगा, ठीक है, तो अपर एंड तो बिल्कुल कैसेट के कॉर्नर पर टच हो जाएगा। तो शोल्डर की अपर बॉर्डर के बारे में भी अगर आपको कोई भी डायग्नोसिस करना है तो वो चीज क्लियरली नहीं आ पाएगी। तो क्या करेंगे अपन इसके अंदर कैसेट को 2 इंच ऊपर रख देंगे, थोड़ा ऊपर रख देंगे, ताकि जो शेडो या डायग्राम जो बने वो यहीं तक रह जाए और ऊपर तक आप आराम से उसको डायग्नोस कर सके। ठीक है, तो जो अपर एंड होगा एक्सरे कैसेट का वो 2 इंच अपन क्या रखेंगे, अबव रखेंगे शोल्डर रीजन से। एन एनाटोमिकली लेड मार्कर, एक लेड मार्कर होता है जिसके ऊपर आर और एल, ठीक है, जिसके ऊपर आपको राइट एंड लेफ्ट दिखा हुआ मिलेगा इस प्रकार से, ये देखिए, है ना। तो लेड मार्कर क्या करता है, लेड मार्कर एनाटोमिकली स्ट्रक्चर बताता है कि पेशेंट की राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है। ठीक है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड क्लियरली देखने के लिए क्या किया जाता है, लेड मार्कर लगाया जाता है। एट द कॉर्नर ऑफ एक्सरे कैसेट, कैसेट के कॉर्नर पर लगाएंगे। द पेशेंट इज डेमोन्स्ट्रेट टू होल्ड ब्रीथ ड्यूरिंग एक्सपोजर, और पेशेंट को कहा जाएगा कि आपको ब्रीथ होल्ड करनी है, ठीक है, एक्सपोजर करने से पहले।
ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट ही एक्सपोज कर दिया। डायरेक्ट एक्सपोज कर दोगे तो पेशेंट श्वास लेता रहेगा, और श्वास लेता रहेगा तो इमेज जो आएगी यानी कि रेडियोग्राफ जो आएगा वो रेडियोग्राफ आपका ब्लर आ सकता है। ठीक है, तो ब्लर नहीं आए तो उस कंडीशन में अपन क्या कर देंगे, पेशेंट को कह देंगे कि ब्रीथिंग होल्ड करें। नेक्स्ट चलते हैं कोलिमेशन। अब कोलिमेशन का मतलब क्या होता है, जो FOV फील्ड ऑफ व्यू है, यानी कि जो एक्सरे बीम गिर रही है वो एक्सरे बीम कितने रीजन पर गिरना चाहिए ताकि आपका चेस्ट का सारा रीजन कवर हो जाए। ठीक है, यानी कि एक्सरे ट्यूब से अपन कितना कोलिमेट करें, कितना एरिया अपन कोलिमेट करें ताकि सारा का सारा चेस्ट का रीजन आ जाए। तो चेस्ट रीजन के लिए कोलिमेशन क्या होगा, ओपन कोलिमीटर टू इंक्लूड लंग एपाइसिस, लंग के एपाइसिस यानी कि शोल्डर वाला रीजन, अबव क्लेविकल, क्लेविकल से अबव, कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स, नीचे से जो सीपी एंगल्स है आपके, कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो डायफ्राम और चेस्ट वॉल के बीच में बनता है। दूसरी चीज, दूसरा होता है आपका कार्डियोफ्रेनिक एंगल जो आपका डायफ्राम एंड हार्ट शैडो के बीच में बनेगा, एंड बोथ लेटरल चेस्ट वॉल्स, और दोनों साइड चेस्ट वॉल भी। ठीक है, ऊपर से एपाइसिस रीजन क्लियर हो जाए, कवर हो जाए, नीचे से सीपी एंगल्स कवर हो जाए, और दोनों साइड से आपकी चेस्ट वॉल कवर हो जाए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कोलिमेशन करते हुए चलना है, कवरिंग द एंटायर लंग फील्ड, जिससे कंप्लीट एंटायर लंग फील्ड आपका कोलिमेट हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल रे। अब कोलिमेशन करने के बाद में पेशेंट के ऊपर सेंटर रे किस प्रकार से रहेगी। ठीक है, यानी कि पेशेंट के कहां पर सेंटर रे देनी है। जो शुरुआत में अपन ने डायग्राम देखा था, शुरुआत वाला डायग्राम, ये देखिए यहां पर जो सेंटर रे बन रही है, ये वाली जो लाइन होगी आपको देखिए, कोलिमेशन करने के बाद में पेशेंट के ऊपर कुछ इस प्रकार से शेडो दिखाई देती है। ठीक है, ये कोलिमेशन हमने किया, देखिए ये शोल्डर रीजन है, इस शोल्डर रीजन से आपको 2 इंच ऊपर आपको ये देखो कैसेट का अपर एंड मिल रहा है, ये कैसेट का अपर एंड, ये शोल्डर रीजन। तो शोल्डर रीजन से 2 इंच ऊपर आपको यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, कैसेट का प्लेसमेंट दिख रहा है। ठीक है, ये कैसेट हो गई। कैसेट के प्लेसमेंट के बाद में हम देखेंगे कि जो सेंटर रे हैं वो सेंटर रे कहां पर है, ये वाली क्या है आपकी सेंटर रे है। ठीक है, इस प्रकार का आपको फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा, और फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर ये लाइन दिखेगी आपको, ये वाली लाइन। तो जहां पर ये क्रॉस कर रही है वो होती है आपकी सेंटर लाइन। तो ये चीज कहां पर होनी चाहिए, सेंटर रे कहां होनी चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर टू इमेज रिसेप्टर, एक तो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल इमेज रिसेप्टर के ऊपर जाती हुई प्रतीत होनी चाहिए। सेंटर्ड एट लेवल ऑफ T7। ठीक है, ये कहां पर करेंगे अपन, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा जैसे अपनी होती है T12 तक, T1 से लेकर T12 तक, तो थोरेसिक वर्टिब्रा के T7 पर, ठीक है, T7 वाले रीजन पर क्या होनी चाहिए, आपकी सेंटर रे जानी चाहिए। अब एसआईडी की बात करते हैं, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस मतलब सोर्स यानी कि जहां से एक्सरेज आ रही है उसको तो अपन बोल देंगे सोर्स यानी कि स्रोत। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से धरती के बीच में किरणें आती है, तो धूप देने का काम या किरणें देने का काम कौन करता है, वो करता है आपका सन, सूर्य। ठीक है, तो सूर्य एक प्रकार से क्या हो गया, अपना हीट का या जो रेज है या जो धूप है उसका सोर्स हो गया, वहां से वो क्या हो रही है, किरणें आ रही है। अब यहां पर सोर्स क्या होगा, यहां पर सोर्स होगा एक्सरे ट्यूब, जहां से एक्सरे ट्यूब से क्या निकल रही है, एक्सरेज निकल रही है और पेशेंट के ऊपर गिर रही है। ठीक है, तो यहां पर एसआईडी क्या हो जाएगी, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस मतलब सोर्स यानी कि एक्सरे ट्यूब, और इमेज मतलब इमेज रिसेप्टर की बात हो रही है यहां पर, इमेज रिसेप्टर यानी कि कैसेट, आईआर, इमेज रिसेप्टर यानी कि कैसेट, कैसेट को अपन बोलते हैं आईआर भी बोल सकते हैं। उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो जनरली अगर चेस्ट रेडियोग्राफी की बात करेंगे तो चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, टू रिड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ द हार्ट एंड मीडियास्टिनम, जो क्या करेगी आपके हार्ट और जो मीडियास्टिनम है। ठीक है, क्योंकि हार्ट की शेडो ज्यादा बड़ी दिखाई देगी अगर आप एसआईडी कम रखोगे तो यहाँ पर आपको एक्चुअल हार्ट शेडो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 180 सेंटीमीटर यानी कि 72 सेंटीमीटर रखेंगे अपन ओनली चेस्ट पीए के लिए। चेस्ट पीए के लिए कितनी रखते हैं अपन, 180 सेंटीमीटर, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे अपन जो एसआईडी लेंगे वो अलग लेंगे। तो 180 सेंटीमीटर पर रखेंगे, किसके लिए रखेंगे, चेस्ट पीए रेडियोग्राफी के लिए। टू रिड्यूस मैग्निफिकेशन, रिड्यूस यानी कि कम करने के लिए, मैग्निफिकेशन यानी कि जो बड़ा साइज आएगा उसको, ऑफ हार्ट एंड मीडियास्टिनम, हार्ट और मीडियास्टिनम को जो साइज है उसको कम करने के लिए अपन 180 सेंटीमीटर करते हैं। ठीक है, शील्डिंग,
शील्डिंग के रूप में अपन कौन सा मटेरियल यूज करेंगे या क्या चीज़ें यूज करेंगे? शील्डिंग क्या चीज़ होती है? देखिए, शील्डिंग चीज़ होती है जो पेशेंट के ऊपर स्कैटर्ड रेडिएशन गिर रही है, वो स्कैटर्ड रेडिएशन जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है, उन सेंसिटिव ऑर्गन्स को हार्म ना पहुंचाए, इसके लिए अपन कौन कौन से अप्लाई करेंगे? देखिए, द गोनाडल शील्डिंग, ठीक है, यहाँ पर थायराइड शील्ड नहीं करेंगे, थायराइड शील्ड को काट लेना। थायराइड शील्ड अपन अगर थायराइड चेस्ट लेवल के ऊपर यहाँ पर करेंगे तो वो चेस्ट के रीजन के ऊपर आएगा और उसको काटने का काम करेगा, ठीक है। तो गोनाड शील्ड शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट गोनाडल एरिया, ठीक है। गोनाडल एरिया को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के गोनाडल एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो अपन किसका यूज लेते हैं? गोनाडल एरिया, जो आपके पेल्विक एरिया को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, गोनाड शील्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपोजर फैक्टर्स की बात करते हैं। कौन कौन से एक्सपोजर फैक्टर है या अपने को एक्सपोजर फैक्टर्स क्या क्या रखने हैं, क्योंकि एक्सपोजर फैक्टर्स के लिए भी मैंने जो रेडियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है आपकी, रेडियोग्राफी टर्मिनोलॉजी की क्लास, तो उस रेडियोग्राफी टर्मिनोलॉजी के अंदर मैंने एमएस केवीपी, ठीक है, इन सभी का मैंने स्टैंडर्ड जो फंक्शन है वो एक्चुअल का फंक्शन मैंने बता दिया है। तो अपन यहाँ पर एमए मशीन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 200 लेंगे, ठीक है, 200 एमए लेंगे। नेक्स्ट लेते हैं अपन एमएस, मिली एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि कितने एक्सरेस की क्वांटिटी पर सेकंड एक्सरे ट्यूब से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो कितना रखेंगे अपन? 2 से 8। केवीपी जिसको बोला जाता है ट्यूब वोल्टेज, ट्यूब वोल्टेज, ठीक है। जो ट्यूब वोल्टेज क्या करेगा आपका? वो करता है आपकी एक्सरेस की पेनिट्रेशन पावर, एक्सरेस पेनिट्रेशन पावर। तो वो अपन कितनी रखते हैं? 100 to 125। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो एसआईडी ज्यादा है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस ज्यादा है। दूसरी चीज, यहां पर पेशेंट की थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, चेस्ट लेवल पर, चेस्ट लेवल पर क्या हो जाती है? थिकनेस हो जाती है। तो यहां पर अपन केवीपी अधिक रखेंगे ताकि जो एक तो स्कैटर्ड रेडिएशन हो रही है डिस्टेंस के कारण वो भी मिनिमम हो, साथ ही साथ पेशेंट से इजी वे के अंदर एक्सरेस निकल जाए। तो यहां पर अपन क्या कर देंगे? केवीपी अधिक रखेंगे, जो एक्सरेस की पेनिट्रेशन पावर या एक्सरेस की क्या बताती है? क्वालिटी बताएगी, ठीक है। और एमएमएस क्या करता है? वो बताता है एक्सरेस की क्वांटिटी, कि कितनी मात्रा के अंदर एक्सरेस जाने चाहिए, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट थिकनेस अपन चेंज भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कहीं पर थिन पेशेंट है तो थिन पेशेंट के लिए अपन केवीपी वगैरह कम कर देंगे, कहीं पर ज्यादा थिक है तो उस थिक पेशेंट के अकॉर्डिंग अपन केवीपी वगैरह बढ़ा देंगे। एक्सपोजर टाइम, कितने टाइम के लिए एक्सपोज किया जाएगा, ठीक है। जो एक्सपोजर बटन होता है वो कितने टाइम के लिए एक्सपोजर बटन अपन अप्लाई करेंगे, तो वो होता है आपका 0.02 से लेकर 0.08 सेकेंड तक। इसके अंदर एक्सपोजर टाइम होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि पेशेंट ज्यादा देर तक ब्रीथ होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे? जो एक्सपोजर टाइम है वो मिनिमम रखेंगे। एसआईडी जैसे मैंने आपको बताई दी कि 180 सेंटीमीटर अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ग्रिड एंड बक्की, यदि मान लीजिए आपका कोई चेस्ट स्टैंड है, उस चेस्ट स्टैंड के ऊपर मान लीजिए अगर ग्रिड और बक्की का प्लेसमेंट है, देन आप ग्रिड एंड बक्की क्या कर सकते हैं? वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एंगल, नो एंगल का मतलब यहाँ पर ट्यूब एंगल की बात होती है, ट्यूब एंगल की बात होती है। तो ट्यूब एंगल अपन देंगे नहीं, तो ट्यूब एंगल देंगे नहीं कि यहाँ पर, क्योंकि जो एक्सरेज है या जो सेंटर रहे हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है पेशेंट के, हॉरिजॉन्टली होकर, ठीक है। तो ट्यूब के एंगल अंदर एंगल देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अपन ट्यूब के अंदर एंगल नहीं देंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नो। इसके बाद में देखिए, ये तो रहेंगे आपके एक्सपोजर फैक्टर्स, जो आप एक्सरे ट्यूब को एक्सपोज करने से पहले ये चीजें देखोगे कि वहां पर एमए कितना है, एमएस कितना है, केयूपी कितना है, रेंज ठीक से तो है या नहीं है। क्योंकि अगर ये रेंज गलत होगी तो आपको एक्सरेस के अंदर ब्लरनेस या डेंसिटी ज़्यादा या कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा, इस प्रकार से काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो जो परफेक्ट है वो आप एक्सपोजर फैक्टर्स यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। ये एक्सपोजर फैक्टर्स आप अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे, जो एक्सपोजर फैक्टर्स बताए गए हैं, जो एक्सपोजर फैक्टर्स है एक्चुअल में वही लिखेंगे, देन आपको एक्यूरेट या सही से नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस मतलब जो चेस्ट एक्सरे है उसके अंदर पीए वाले एक्सरे के अंदर या पीए व्यू के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देती है, ये चीजें भी आपको उसके अंदर मेंशन करनी है, ठीक है। तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वहां पर आपको कोस्टोफ्रेनिक एंगल देखने को मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं सीपी एंगल, डायग्राम से भी आपको बता दूंगा मैं। कार्डियोफ्रेनिक एंगल देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट शेडो दिखाई देगी अगर फीमेल पेशेंट्स है तो, एपाइसिस ऑफ लंग्स दिखाई देगा, डायफ्राम दिखाई देगा, स्केपुला शेडो इसके अंदर दिखाई देगी, ठीक है, जो कंधों की शेडो है वो दिखाई देगी, क्लेविकल बोन दिखाई देने वाली है, हार्ट शेडो जो कि एक्चुअल दिखाई देगी,
ठीक है। इसके अंदर क्या दिखाई देगी आपको, पीए के अंदर हार्ड शेडो एक्चुअल। काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो चेस्ट पीए होता है उस चेस्ट पीए के अंदर हार्ड शेडो किस प्रकार की होती है। तो यहां पर आपकी हार्ड शेडो जो होगी वो हार्ड शेडो आपको एक्चुअल दिखाई देने वाली है। एक्चुअल क्यों, क्योंकि हार्ड शेडो आपका जो हार्ट है, जब आप पीए पोजीशन में खड़े होंगे तो हार्ट आपके जो एंटीरियर एक्सपेक्ट में प्रेजेंट है, तो हार्ट इमेज रिसेप्टर के बिल्कुल क्लोज होगा। तो जो चीज इमेज रिसेप्टर के सबसे क्लोज होगी वो आपको एक्चुअल दिखाई देने वाली है। इसके अलावा थोरेसिक वर्टिब्रा दिखाई देने वाली है, ट्रेकिया दिखाई देने वाला है, एंड रिब्स जो आपकी मार्किंग है वो दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो ये काफी, ये जितने भी अपीयरेंस है ये अपीयरेंस आपको ऐड करते हुए चलना है। तो इस प्रकार से आपका सारा प्रारूप रहेगा आपका चेस्ट पीए का। इसके बाद में आप चेस्ट पीए से रिलेटेड जो पोजिशनिंग डायग्राम है, या तो आप पोजिशनिंग डायग्राम बना दो अगर आपसे पोजिशनिंग डायग्राम बनने में आ रहा है तो लास्ट में, ठीक है, या आपको रिलेटेड जो रफ चेस्ट पीए रेडियोग्राफ है वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आपका एक संपूर्ण 20 नंबर का कंप्लीट होने वाला है। देखिए यहां पर शेडो के अंदर ये वाली जो चीज है, यहां पर आपको ट्रेकिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये आपको हार्ट शेडो दिखाई देने वाली है। ठीक है, ये हार्ट शेडो हो गई। ये आपको रिब्स दिखाई देगी इस प्रकार से, ये देखिए रिब्स की शेडो आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा ये दिखाई देने वाला है आपको क्लेविकल, जो दोनों साइड प्रेजेंट होगा। इसके अलावा देखिए क्लेविकल डाउनवर्ड है तो ये अपेक्स जो रीजन है, अपेक्स रीजन ऑफ द लंग्स, ये आपको क्लियर दिखने वाला है लंग्स के अंदर। ये शेडो होने वाली है आपकी, ये देखिए ये जो शेडो है ये शेडो होती है आपकी लंग्स की। किसकी, लंग्स के, जो लंग्स भी आपको यहाँ पर क्लियर दिखने वाला है। लंग्स के अलावा ये हो गया आपका डायफ्राम वाला रीजन। ठीक है, और ये डायफ्राम और जो आपकी ये चेस्ट वॉल है, ये देखिए ये वाला रीजन, तो ये होगा आपका सीपी एंगल। ठीक है, तो ये सीपी एंगल भी आपको यहाँ पर दिखने वाला है, जिसको अपन बोलेंगे कोस्टोफ्रेनिक एंगल। सबसे पहले कोस्टोफ्रेनिक एंगल आपको यहाँ पर दिखने वाला है। दूसरी चीज कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ठीक है, जिसको कार्डियोफ्रेनिक एंगल बोलते हैं, वो हो गया आपका ये हार्ट हो गई, हार्ट वाल, और ये डायफ्राम हो गया। तो ये किस प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, तो ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल भी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और जो अगर मान लीजिए फीमेल ब्रेस्ट है, अगर ये मान लीजिए फीमेल वाला डायग्राम है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से अलग से जो ब्रेस्ट शेडो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चेस्ट पीए का रेडियोग्राफ खत्म होता है। चेस्ट पीए के रेडियोग्राफी में अगर आपको कोई भी डाउट रहे देन आप कमेंट बॉक्स में श्योरली पूछ सकते हैं, और जो चीजें मैंने आपको बताई है उस वे में ही अगर आप करोगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। नंबर कम से कम कटेंगे और आपको मार्क्स सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ या चेस्ट एपी व्यू के साथ अगले वीडियो के अंदर। तब तक धन्यवाद।